जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी प्रश्नों को लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बात हमारा यहाँ पे बात करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके सिद्धांत की खाद होती है, इसी के बल पर वह क्या करता है, अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से पौधों को आप खाद देते हैं तो पौधा स्वस्थ होता है, उसी प्रकार भाषा शिक्षण का प्रयोग करने के लिए इन शिक्षण सूत्र का सिद्धांत का पालन करना, और जिससे कि बालक क्या होता है, सदुपयोगी बालक शब्द को सीख सके और अपने व्याकरण नियम को समृद्ध बना सके। अब बात करेंगे जो कि निम्नलिखित है। देखिए निम्नलिखित है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला यहाँ पे नियोजन का सिद्धांत। नियोजन क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रकार से पूर्व पाठ का जैसे कार्य है, कक्षा में आने से पूर्व पाठ की तैयारी कर नियोजन कराता है। देखिए नियोजन का मतलब ये है कि कक्षा में पढ़ाने से पहले आप क्या करिए, पूर्व पाठ का वहाँ पे क्या करिए, नियोजन कर लीजिए, यानी तैयारी कर लीजिए, जिससे बालक क्या है, पहले से आप रुचि तैयार इस ढंग से बनाया जाए कि बालक पढ़ने में रुचि ले। तो नियोजन का सिद्धांत यही कहता है कि पूर्व पाठ के पूर्व से पहले आप क्या करें, तैयारी अपनी पूरी कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा है कि शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। देखिए क्रियान्वयन का मतलब ये होता है कि करके सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य रखता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है, पहला शिक्षक द्वारा दूसरा कार्य, या फिर देखिए शिक्षक का दूसरा कार्य, मतलब ये जो शिक्षण सूत्र क्रियान्वयन का सिद्धांत है, ये शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए। मतलब ये है कि क्रियान्वयन का मतलब ये खेल से संबंधित रखे और उन्हें क्या करे, इस प्रकार से शिक्षा दी जाए ताकि वो अच्छे से परिवेश में ढल सकें। जिसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, सरल से कठिन की ओर, यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और यहाँ पे पांचवा है कि निश्चित से यहाँ पे अनिश्चित से निश्चित, और यहाँ पे छठा है पूर्व से अंश की ओर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्ण होगा, याद रखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर, और सातवां है आगमन से निगमन की ओर, और यहाँ पे देखिए लास्ट जो हमारा है विश्लेषण से संश्लेषण। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा सरल से कठिन क्या होता है। पहले बालकों को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जो कि उनके परिवेश से जुड़ी हो, और जोड़ने के आधार पर उन्हें क्या करिए, धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ाना चाहिए। जैसे बालक पौधे को देख लिया है, पौधे को जानता है तो सरल है, और जिस प्रकार से हम पौधों को क्या करेंगे, अब उसके हर एक पार्ट को बताएंगे बालक में, तो ये कठिन स्तर, यानी धीरे धीरे प्रश्नों का जो कठिन स्तर है उसे बढ़ाएंगे बालक को, पहले सरल की ओर। और दूसरा देखिए ज्ञात से अज्ञात, मतलब ये है कि बालक को पहले क्या करें, पहले जो बालक को ज्ञात है, जो छात्र को ज्ञात है उसे बताया जाए, उसे दिखाया जाए, फिर इसके बाद उस पर विचार करने के लिए कहा जाए, फिर उसके आधार पर अज्ञात मतलब जो नहीं है उसके आधार पर उसे बताया जाए। जैसे आप क्या करें, बालक को क्या करें, एक यहाँ पे देखिए ग्लोब का चित्र दिखाएं। ग्लोब चित्र दिखाने के बाद क्या करें, देखिए ये हमारी पृथ्वी की संरचना है, इस पे सभी पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सभी समाहित हैं। फिर इसके बाद आप क्या करें, अज्ञात। अब पूछें कि बताइए कि भारत कौन से दिशा में और किस यहाँ पे पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो इसके आधार पे बालक क्या करेगा, अज्ञात बालकों को बातों को जानेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा है मूर्त से अमूर्त। मूर्त का मतलब ये है कि आपके समस्त कोई वस्तु है और उस पर चिंतन करने की बात कहा जाए, और अमूर्त का मतलब ये होता है कि जो वस्तु आपके समस्त नहीं है उस पर विचार किया जाए, इसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए विशिष्ट से सामान्य करो, मतलब क्या है, पहले बालक को ऐसी बातें बताना चाहिए जो बालक को समझ में आए, और फिर सामान्य की ओर का मतलब ये है कि पहले आप क्या करेंगे, उसे दिखाकर उस पर विचार करने की बात करेंगे। और देखिए अनिश्चित से निश्चित की ओर, मतलब जो नहीं है। ये देखिए अब क्या करेंगे, पहले देखिए प्राथमिक स्तर से शुरू हो रहा था यहाँ पे, फिर इसके बाद क्रम जो है उच्च स्तर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अनिश्चित से निश्चित का मतलब ये, यानी जो बालक को नहीं पता है उसे बताकर क्या करें, जो पता है उससे जोड़कर उसे शिक्षा देनी चाहिए। जैसे क्या है, अमेरिका को बालक नहीं, जैसे क्या है कि अमेरिका नहीं जानता है, देखा नहीं है, लेकिन क्या है वो अनिश्चित है। लेकिन अगर बालक को उस अमेरिका में घुमाने ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए दूसरे देश हम क्यों जाएं, हमें मान लीजिए अगर हम एक मार्केट को जानते हैं, उस आधार पे बालक को क्या करें, उस मार्केट को बालक नहीं जानता है तो वहाँ पे पहले उसके बारे में बताया जाए, फिर इसके बाद वहाँ पे ले जाके उसे दिखाया जाए। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर हो गया। यहाँ पे देखिए पूर्व से अंश, यहाँ देखिए पूर्ण होगा, यहाँ पे पूर्ण से अंश। पूर्ण का मतलब ये है कि कोई वस्तु है जो कि पूरी है, और फिर क्या करना है, अंश। अंश का मतलब है उस वस्तु के बांट कर, मतलब उस वस्तु के हर एक क्रम को बताया जाए, वो उसका अंश हो गया, यानी पार्ट हो गया। अब आगमन से निगमन को देखिए, पहले बालकों को क्या करेंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आगमन का मतलब है उदाहरण, निगमन का मतलब है नियम, या फिर इसके बाद नियम। देखिए आगमन का जो प्रयोग होता है प्राथमिक स्तर पर होता है बालकों के लिए, और निगमन का प्रयोग जो होता है उच्च स्तर के बालकों के लिए होता है। अब विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण में होता है बांटना,
बालक को पहले क्या करेंगे, जैसे खिलौना ही ले लीजिए, खिलौनों को क्या करेंगे, बालक के समस्त रख देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब बात करेंगे विश्लेषण संश्लेषण में से जोड़ना, तो बालक कहने कि अब इसको जोड़िए, तो क्या करेगा, बालक के समस्त पहले टूटी फूटी क्या है खिलौने हैं, फिर इसके हर एक अंग को, हर एक पार्ट को बालक क्या करेगा, जोड़ने का प्रयास करेगा, तो वही उसका संश्लेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा जो है, यहाँ पे देखिए तीसरा भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब ये है कि हर व्यक्ति आपस में भिन्न है। आपस में भिन्न का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा है, वस्तु को ले लिया जाए तो कोई वस्तु अलग होती है, कोई वस्तु अलग होती है। तो इस आधार पे व्यक्ति, यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत पूछा है तो यानी क्लास में, यानी भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नताओं के बावजूद पढ़ सकते हैं। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है। मतलब कक्षा में आप देखिए यहाँ पे ये सीधा सीधा हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि कक्षा में अलग अलग जाति धर्म बोध से बालक आते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है, फिर भी वो क्या करते हैं, क्लास में समायोजन करके पढ़ते हैं, यानी एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके पढ़ते हैं। ये सिद्धांत इसी पे बल देता है। और देखिए चौथा हमारा अनुपात एवं क्रम का। अनुपात मिस होता है संख्या और क्रम मिस होता है उस संख्या को क्रम में रखना, यानी एक लाइन में रखना। तो यहाँ पे देखिए इसके यहाँ पे अनुपात के क्रम का सिद्धांत किस पे निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए सुनना बोलना और फिर पढ़ना लिखना, ये देखिए आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप सुबोपली भी कर सकते हैं, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ये क्रम में होता है। याद रखिएगा ये क्रम में पूछता है हमेशा सीटेट में, तो क्रम में रखना सीख लीजिए। आप लोग क्या करिए, क्रम में रखना सीख लीजिए, क्योंकि पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना यही इसका क्रम है। और इसके आधार पर देखिए भाषा की इन कौशलों को क्रम में सिखाया जाए, यह सिद्धांत इस बार बल देता है। यानी भाषा पहले सुनना, बालकों को क्या करना चाहिए, पहले सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिर इसके बाद उन्हें बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिर इसके बाद पढ़ने के लिए, फिर इसके बाद लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये जो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत है इसी बात पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक से। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप, वहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं। याद रखिएगा सभी लोगों के प्रश्न वहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आज नहीं लगता है कि आप लोग अपना टारगेट 10 तक भी पूरा कर पाएंगे प्रश्नों का, क्योंकि प्रश्न इतने अच्छे हैं कि आप लोग एक बार सोचेंगे उस प्रश्नों के लिए। देखिए पांचवा हमारा रुचि का सिद्धांत। देखिए रुचि का सिद्धांत क्या होता है, बालक जिस चीज़ में रुचि ले, जिस चीज़ के पढ़ने के लिए उसे जिज्ञासा उसी में पढ़ना चाहिए। ये सिद्धांत हमारा क्या दर्शाता है, देखिए ये सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। इसके लिए भिन्न शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, यानी बालकों के लिए इस प्रकार से शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि बालक उसमें रुचि ले, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक क्या हो, रुचि ले, पढ़ सके, सीख सके। अब आगे बात करते हैं छठा, अनुकरण का सिद्धांत। देखिए अनुकरण का सिद्धांत किस पे बल देता है, बच्चे अपने से बड़ों का आदर्श, अपने साथी के क्रियाकलापों अनुकरण करते हैं। यानी देखिए बच्चे जो होते हैं, अनुकरण का सिद्धांत ये होता है कि बालक क्या आता है, कोई भी व्यक्ति हो, बालक हो चाहे व्यक्ति हो, वो कोई भी हो, क्या करता है, दूसरों से अगर अच्छी बातें हो तो सीख लेता है। वो सीखना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। याद रखिएगा अनुकरण कहलाता है। और देखिए यही सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपने से बड़ों आदर्श, यानी उनके आदर्शों को सीखते हैं। अपने साथी जो होते हैं, अच्छे साथी जो होते हैं, उनके क्रियाकलापों को सीखता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध होना चाहिए। यानी जैसे क्या है कि आप बड़े हैं, विद्यालय में आप बड़े हैं और आप शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो क्या होता है आपका जो उच्चारण होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, ताकि बालक उस पर सीख सके, चिंतन कर सके, तर्क दे सके। ये आप क्या करें, ये आप जब बालकों के समक्ष उपस्थित करेंगे, अपने बातों को रखेंगे, तो बालक उसका अनुकरण करता है, ग्रहण करता है अपने में। तो याद रखिएगा हर बालक जो होता है अपने से बड़ों, अपने से आदर्श लोगों का क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स अच्छे हैं आज के। अगर आज के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो एक बार जरूर थम्स करिए, जल्दी से एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए सातवां हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिखते चलिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अब जो क्लास चलाई जाएंगी आप लोगों की शिक्षा के यहाँ पे पेपर की दृष्टि से चलाई जाएंगी, क्योंकि प्रश्न को पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न आते कैसे हैं और उस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहले आप लोगों को जानना उचित है कि आते क्या, उसके मतलब क्या है, फिर इसके बाद उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए। अब देखिए सातवां हमारा ये करा है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि करके सीखने का, मतलब बालक जो है एक्टिव रहता है। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि बच्चों को सहज सतर्क बनाने हेतु यहाँ पे पठन वाचन लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, श्रुत लेख, साहित्य कार्यक्रमों का आयोजित करना चाहिए। देखिए श्रुत लेख यानी सुनकर लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और कार्यक्रमों का मतलब कार्यक्रम करेंगे तो बालक क्या करेंगे, वहाँ पे अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने रंगमंच का प्रदर्शन करेंगे, यानी तर्क करके अपने वाणियों को प्रस्तुत करने का भी वहाँ पे क्या करेंगे। क्रियाशीलता मतलब ये है कि
कि बालक एक्टिव रहेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा 8वां है प्रेरणा या पुनर्वरण। देखिए प्रेरणा क्या होती है, किसी के द्वारा ली जाती है, पुनर्वरण क्या होता है, उसके अनुरूप सीखा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 8वां जो करा है, जिस विषय में बच्चा अधूरा कमजोर है उस कौशल का अभ्यास करवाया जाए। मतलब ये है कि जो बालक पढ़ने में जो कठिनाई आ रही है, जिस विषय में कठिनाई आ रही है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे अभ्यास करवाया जाए और यहाँ पे कराए, उस पर यहाँ पे पुनर्वरण दिए जाएं, जिससे कि कार्य को सुधारा जा सके, मतलब रुचि जागृत हो। मतलब इस प्रकार से बताया जाए कि ताकि बालक उसमें रुचि ले, अभ्यास करे और उसमें सुधार हो सके। प्रेरणा का और क्रियाशीलता का सिद्धांत, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर पुटअप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्रश्न आज के हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो प्रश्न बनने वाले हैं आज के, बहुत ही मस्त होने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 9वां, यहाँ पे सहानुभूति का सिद्धांत। देखिए सहानुभूति का सिद्धांत क्या कहता है हमारा, देखिए शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति प्रेम भरा होना चाहिए, जिससे कि बालक पढ़ने में रुचि के साथ साथ शिक्षक के साथ सहभागिता करके सीख सके। मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं उसे बालक के साथ कठोर रवैया न अपना के प्रेम भाव और उनकी सहानुभूति के साथ होना चाहिए। बालकों के साथ इस प्रकार से मिलजुल जाना चाहिए कि बालक आपको समझ सके, आपकी बातों को समझ सकें और सीखने का प्रयास करें। और यहाँ पे क्या करें, सहभागिता यानी मिलकर प्रश्नों को सोल्व करें और क्रियाशील रहें। और यहाँ पे देखिए 10वां हमारा करा है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत ये कर रहा है कि आप जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं उस विषय में आपको निपुण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉपिक्स क्या दिया है कि शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो, उसके वाचिक अवयव को वह सही बोले और प्रभावशाली बोले, जिससे बालक सही क्रम में सीख सके। मतलब ये है कि बालक को अपने या शिक्षक को अपने विषय में परिपक्व होना चाहिए। जो भी बातें यानी वाचिक जो भी बातें रखे, अवयव रखे, वो सही बोले यानी सही तरीके से रखे, प्रभावशाली बोले, जिससे बालक सही क्रम में सीख सके। अगर आप अशुद्ध बातों का प्रयोग करेंगे, अशुद्ध बातों का यहाँ पे वाणियों का प्रशुद्ध यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो बालक भी वही सीखेगा और वही अनुकरण करके फिर दोहराने का प्रयास करेगा। तो हमें शुद्ध वाणियों का प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से देखिए अब आप लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। अब देखिए हम बात करेंगे भाषा कौशल। देखिए भाषा कौशल होते हैं, भाषा कौशल में एक ग्रहात्मक आता है, दूसरा यहाँ पे अभिव्यंजनात्मक। ग्रहात्मक मतलब जो सीखता है, अभिव्यंजनात्मक मतलब जिसके द्वारा सीखा जाता है। अब देखिए ग्रहात्मक में 2 आता है, याद रखिएगा 2 आता है। पहला यहाँ पे श्रवण कौशल, दूसरा हमारा आता है यहाँ पे पठन या वाचन कौशल। और यहाँ पे देखिए अभिव्यंजनात्मक में आता है मौखिक कौशल या फिर यहाँ पे देखिए लेखक कौशल। तो इन सभी बातों पर हम लोग आगे विचार करेंगे, लेकिन बता दें कि जो भाई बहन नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत यही मेहनत से बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है, कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं भाषा कौशल। देखिए भाषा कौशल के अंतर्गत आता है क्या क्या आता है, श्रवण कौशल आता है, पठन एवं वाचन कौशल आता है, मौखिक कौशल आता है, लेखन कौशल। क्योंकि बालक का ज्ञान इन्हीं पे निर्भर होता है, याद रखिएगा बालक का ज्ञान इन्हीं चारों पे निर्भर होता है। क्योंकि बालक जितने अच्छे से इन सभी का ग्रहण करेगा, इन सभी बातों को ग्रहण करके सीखने का प्रयास करेगा, उतने अच्छे से उसकी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होंगी। चलिए बात कर लेते हैं अपने श्रवण कौशल से। यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम पहले टॉपिक पे। देखिए पहला टॉपिक हमारा ये कर रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा है, कर रहा है कि श्रवण कौशल। देखिए श्रवण कौशल के अंतर्गत आता क्या क्या है। देखिए पहला कर रहा है 4 भाषाई कौशल में श्रवण कौशल प्रमुख है। मतलब ये है कि सुनकर अगर बालक को सुनाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेगा, सीखने का प्रयास करेगा। अगर बालक को सुनाई न दे, केवल दिखाई दे, तो बालक सुनेगा नहीं, तो अच्छे से उसका विकास नहीं हो सकता है। अधिकतर जो अंधे होते हैं वो सुनकर भी रास्ता पकड़ लेते हैं, अपने मार्ग की तरफ चल सकते हैं। लेकिन अगर जिसको सुनाई न दे, केवल क्या करे, देखने का प्रयास करे, तो पीछे से क्या आएगी, बाइक मारेगी, ऐसा धक्का कि चारों खाना चित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुनना कौशल जो होता है बहुत ही प्रमुख है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा कर है भाषा शिक्षण के संदर्भ में श्रवण का अर्थ सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना होता है। मतलब ये है कि आप भावों को सुनकर क्या करते हैं, उसको अर्थ को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे तीसरा हमारा कर है श्रवण में किसी कथन पर ध्यान पूर्वक सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करना एक जटिल प्रक्रिया। मतलब ये है कि सुनकर आप क्या करते हैं, उस पर विचार करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आपको उसके अनुसार अपने वाणियों को रखना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक्स में देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, और लास्ट में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आज के, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख लीजिए और इन्हीं से प्रश्न आज पुटअप होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया। मतलब सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक चिंतन करता है, यानी बालक तर्क करता है, अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करता है। यानी सुनकर बालक क्या करता है, तर्क करने का प्रयास करता है, चिंतन करता है और प्रश्नों को क्या करता है, सॉल्व करने का प्रयास करता है। और अगला देख लेते हैं टॉपिक्स। यहाँ पे बच्चों की श्रवण योग्यता विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक होती है। यानी जितने अच्छे से आप बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद आप अपने जितने अच्छे से अधिगम को प्राप्त करेंगे, उतने अच्छे से आप अगर नहीं सुन पाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो सुनना सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक से। देखिए पठन कौशल, देखिए पठन कौशल होता क्या है। अब तो हमने यहाँ पे श्रवण कौशल सुन लिया, अब बात करेंगे यहाँ पे पठन कौशल। पठन कौशल जो होता है हिंदी शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करा है कि हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझने की शक्ति बढ़ती है। मतलब ये है कि हम जितना पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, जितना पढ़ने का प्रयास करते हैं उतना ही क्या होता है, हमारी शक्तियाँ जो होती हैं, श्रवण शक्तियाँ जो होती हैं, सीखने की शक्ति जो होती है अधिक बढ़ती है। और दूसरा देखिए हमारा ये करा है कि यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है और योग्यता के रूप में परिणित होता है। मतलब ये है कि ये कौशल के रूप में आप सीखते हैं, किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं और योग्यता साबित करने के परिणित होते हैं। मतलब आप उसमें ढल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए करा है पठन कौशल भी एक पठन कौशल भी और योग्यता है। मतलब ये देखिए पठन कौशल भी और योग्यता भी, मतलब पठन जो है एक कौशल भी है और एक योग्यता भी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रतीकों की पहचान करना, उच्चारण कौशलता, अर्थग्रहण एवं आशय समझ की योग्यता का समावेशन करना, ये पठन कौशल के अंतर्गत आता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पुटअप होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कर रहा है कि स्वर पठन, सस्वर पठन। सस्वर पठन का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजिए। सस्वर पठन इसके शब्दों का उच्चारण, वाक्यों का अर्थ, यहाँ पे शब्द समूहों के विभाजन, यहाँ पे अतुनाम, विराम चिन्ह आदि महत्वपूर्ण होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की निकट। यहाँ देखिए सस्वर मतलब ये है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन से क्रम में क्या उच्चारण करना है, कहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, कहाँ पे विराम का चिन्ह लगाना है, कहाँ अर्ध यहाँ पे विराम का चिन्ह लगाना है। यानी सस्वर यानी एक साथ एक लय में पढ़ना और कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे उचित गति से लय से चलना है, इन सभी को क्या कहा जाता है, सस्वर पठन कहा जाता है। और यहाँ पे अगला बात करेंगे मौन पठन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौन पठन के अंतर्गत क्या आता है, मौन पठन में सस्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थ ग्रहण एवं विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब ये है कि मौन जो पठन होता है इसके अंतर्गत क्या आता है, मौन पठन में स्वरहीनता यानी आपकी जो पढ़ने की जो यहाँ पे जो कमियां हैं उसको दूर करने का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से विशेष यहाँ पे पठन गति, आपके पढ़ने की गति कितनी अच्छी है उसे और किस लय में होनी चाहिए, और अर्थ ग्रहण किस प्रकार से आप कर रहे हैं, विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपकी जो पढ़ने की गति है एक लय में हो और अर्थ ग्रहण करने की विशेषता को यहाँ पे प्रकट किया जाता है, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे देखिए मौन पठन में अर्थ ग्रहण पर बल होता है, इसलिए वह ज्ञानार्जन का मुख्य आधार है। देखिए मौन पठन में क्या होता है, मौन मतलब क्या करते हैं, आप एकदम ध्यान मुक्त होकर पढ़ते हैं, आपकी वाणी नहीं निकलती है, केवल आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें ये ज्ञानेंद्र यहाँ पे ज्ञानार्जन का एक प्रमुख उद्देश्य भी होता है, मुख्य आधार भी होता है। आगे बढ़ते हैं अपने, जो कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसके बाद प्रश्नों का कार्यक्रम चालू होगा। यहाँ पे देखिए पठन कौशल में असमर्थताएं, मतलब ये है कि पढ़ने में असमानताएं मतलब असमर्थताएं जो कि कठिनाई होती हैं। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि दृष्टिबाधित शेष, मतलब देखिए दृष्टिबाधित जो बालक दृष्टिबाधित हैं, दृष्टि वाले बालक मतलब जो कि क्या करते हैं क्लास में बैठे हैं, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, टीचर लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके बालक को सिखाना चाहिए कि उन्हें आगे बैठाना चाहिए या फिर पीछे बैठाना चाहिए, किस पंक्ति में बैठाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। और दूसरा करा है श्रवण और वाक, यानी जो क्या है सुनकर बोलने, यानी ऊंचा सुनने के कारण शब्द को सही से न पहचानने वाले को यहाँ पे श्रवण वाक कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा है मानसिक रूप। मानसिक रूप से ये है कि सामान्य बालक की अपेक्षा देर से शब्द पहचानना, मात्रा चिन्ह कुछ समय बाद भूल जाना, अनुतान और बालाघात का मतलब ये है कि कहाँ पे आपको किस शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पे घींच के पढ़ना है, कहाँ पे कमी से पढ़ना है, की उपेक्षा अशुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, ये आपका क्या कराता है मानसिक, यानी आपके पढ़ने की रवैया जो है ठीक ना हो। और बोलने देखिए श्रवण और वाक का मतलब है सुनकर बोलने का तरीका सही नहीं हो, और दृष्टिबाधी मतलब आप ठीक से देख नहीं सकते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे उठेगा यहाँ से कि लेखन कौशल, देखिए ये लास्ट है लेखन कौशल। देखिए लेखन कौशल का जो उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से हिंदी का जन्म हुआ है। याद रखिएगा हिंदी का जो जन्म हुआ है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न उठने का चांस है। और लिखना भी एक तरह की बातचीत है, मतलब लिख कर भी आप अपने वाणियों को प्रकट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया तो आप पढ़ लिए, तो ये भी क्या है, ये क्या है, एक तरह की बातचीत है। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। यहाँ पे देखिए देवनागरिक में लेखन के लिए चार यहाँ पे दिशाएं, यहाँ पे देखिए दिशाओं वाली यहाँ पे देखिए 4 दिशाओं वाली अभ्यास पुस्तिका, रेखाओं वाली होगी, याद रखिएगा यहाँ पे रेखाओं। यहाँ पे देवनागरिक में लेखन के लिए 4 रेखाओं वाली अभ्यास पुस्तिका का प्रयोग किया गया है। मतलब 4 रेखाओं, मतलब ये देखिए 4 रेखाएं, इस पे आप लिखने का प्रयास करेंगे, इसका भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट चौथा हमारा है कि लेखन कौशल का विकास जो होता है अभ्यास से होता है, यानी लिखने का जो कौशल है ये अभ्यास से आपका पूर्ण हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये लास्ट करा है कि सुलेख सुंदर लेख को सुलेख कहा जाता है, यानी सुंदर लेख को क्या कहा जाता है, सुलेख कहा जाता है। आइए
अब क्या करते हैं, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, तो एक बार यस करिए, जल्दी से यस करिए और लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के पुटअप होते हैं। तो आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 10 रहेगा, 15 में से 10 प्रश्न का सही करना है आप लोगों को। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए शुरू करते हैं। यस करिए अगर आवाज़ सही जा रही हो और वीडियो क्लियर हो तो एक बार यस करिए। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पे कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। यहाँ पे देखिए पहला करा है यहाँ पे घटना वर्णन करना, और यहाँ पे देखिए दूसरा कहानी को शब्द से दोहराना, और तीसरा करा है कहानी को अपनी भाषा में कहना, और चौथा करा है कि चित्र देखकर कहानी लिखवाना। देखिए कहा है कि प्राथमिक स्तर पे कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक, देखिए मौखिक की बात किया है, अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है, यानी बोलने के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण प्रभावी है। देखिए घटना पर वर्णन करना, तो बालक क्या करेगा, बोलेगा। कहानी को अपनी भाषा में कहना, इस पर भी बालक बोलेगा। चित्र को देखकर कहानी लिखवाना मतलब आप बोलेंगे बालक लिखेगा, तो ये भी देखिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहानी को शब्द का दोहराना, यहाँ पे देखिए कम प्रभावी, यानी कौशल यानी विकास, किस प्रकार से व्यक्ति का विकास नहीं होता, यानी कम प्रभावी होगा। तो यहाँ पे देखिए कहानी को शब्दों से दोहराना, यानी क्या करना है, बस आपको रट्टा मारना है, तो जो कि हमारा ये कम प्रभावी होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि यह, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, और दूसरा ये कह रहा है कि यह भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाता है, और यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। कथन है, यहाँ पे देखिए कौन सा कथन है, लोकोक्तियों का, मुहावरे का प्रयोग के संदर्भ में। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरा हमारा राइट आंसर होगा, दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, और अपना राय जरूर दीजिए कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। एक बार थम्स जरूर मारिए यहाँ पे। तीसरा कराए, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसमें बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया, मतलब ये है कि नीता ने सभी बच्चों को 5वीं शब्द यानी 5 शब्द दिए जिसमें रिक्त स्थान था, रिक्त स्थान को भरना। ये किसका प्रयोग रीता करिए। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि पठन परीक्षण का, दूसरा लेखन परीक्षण का, तीसरा व्याकरण परीक्षण का, और यहाँ पे चौथा करा है क्लोज परीक्षण का। क्लोज मिस होता है यहाँ पे अंतर होता है, मतलब जो कि उसके बीच में क्या हो सकता है। देखिए पठन का मतलब ये है कि बालक किस प्रकार से पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेखन का मतलब ये केवल लिखने का। व्याकरण परीक्षण मैंने आप व्याकरण परीक्षण जो होता है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने का मतलब है कि उसके निकट कौन सा शब्द हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे क्लोज परीक्षण, जो कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे है चौथा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों में और यहाँ पे कह रहा है बच्चों में और माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाए। बच्चों में और किस माध्यम से, यहाँ पे देखिए किस माध्यम, यहाँ पे किस होगा, किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास हो सकता है, किया जा सकता है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि रेखांक चित्रांकन, और यहाँ पे दूसरा करा है चित्रांकन लिपि चिन्हों, और यहाँ पे तीसरा करा है रेखांकन और लिपि चिन्हों पे। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि चौथा करा है कि लिपि चिन्हों और अक्षर की बनावट पे। तो चौथे का क्या होगा कि बच्चों में किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, किस माध्यम से किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए लिखने का प्रयास किस माध्यम से किया जा सकता है बालकों में। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा। याद रखिएगा पहला होगा हमारा राइट आंसर, रेखांकन चित्रांकन। मतलब क्या है कि बालक रेखा खींचेगा, फिर इसके बाद चित्रों के आधार पर उसे बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे देखिए लिपि का मतलब होता है चिन्हों का प्रयोग करना, जबकि यहाँ पे लेखन कौशल की बात किया है। और यहाँ पे देखिए लिपि चिन्हों और यहाँ पे रेखा, देखिए लिपि चिन्हों का फिर दे दिया, तो जब यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे भी अक्षर की बनावट, देखिए लिपि चिन्हों का फिर यहाँ पे प्रयोग किया है, जो कि नहीं। बालक क्या करेगा, पहले चिन्ह खींचता है प्राथमिक स्तर पे। याद रखिएगा आप सीधे सीधे यहाँ पे ये समझिए कि प्राथमिक स्तर पे बालक है तो पहले शुरुआती किससे करेगा, रेखाओं से करेगा, फिर चित्रांकन यानी चित्रों को देख कर क्या करेगा, वहाँ पे लिखने का प्रयास करेगा। तो ऐसे हमारा राइट आंसर पहला होगा। याद रखिएगा पहला राइट आंसर होगा। सभी लोग अपना टारगेट पूरा करिए और अपना अपना स्कोर गिनते चलिए कि कितने लोगों का कितना सही हो रहा है आज का। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता, यहाँ पे देखिए सीखने की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। पहला यहाँ पे करा है कि डाल का मतलब ये कि डाल का उपयोग करते हुए वाक्यों को बनाना। दूसरा का तितली कली, यहाँ पे तितली कली के पास गई और
और क्यों। यहाँ पे मतलब ये पूछ रहा है शिक्षक की बात छात्रों से कि तितली कली के पास गई, मतलब फूलों के पास गई, गई तो क्यों गई। और यहाँ पे देखिए तीसरा कहा तितली और कली क्या खेल खेला। और यहाँ पे चौथा करा है कि तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो इसका पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप लोगों को पता है कि बच्चों में सर्वाधिक विकास की कब क्यों कैसे प्रश्नों से होता है, तो अब ढूंढ लीजिए इसमें कब क्यों कैसे का प्रश्न इसमें से ऑप्शन में कौन में है। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे हमारा यहाँ पे क्यों जैसे प्रश्न आ जाएंगे तो बालक क्या करेगा, चिंतन करेगा। तो यहाँ पे देखिए भाषा विकास का यहाँ पे क्या होता है, सहायक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तितली कली के पास कब गई, कब गई तो बालक चिंतन करेगा, अरे हाँ उस समय गई थी। और क्यों गई तो वो बताएगा कि हाँ सर वहाँ पे गई थी, उसके पौधों पे यानी उसके जो फूल हैं, याद रखिएगा तितली जो है उनके जो पुष्प हैं उस पे गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने, उनके ऊपर बैठ गई, बैठने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पे उसके रस को चूस लिया। मतलब ये है कि क्यों के प्रश्न को जवाब उसने अपने तर्क के अनुसार दे दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत ही अच्छे आ गए हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया यहाँ पे देखिए अंतःक्रिया होगा। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। पहला करा है कि स्किनर, यहाँ पे देखिए स्पिनर नहीं होगा, यहाँ पे स्किनर, स्किनर से, जिन पियाजे से, थॉमसन से और यहाँ पे वाइगोस्की से। तो राइट आंसर सामाजिक अंतःक्रिया का, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है। आप लोगों को हमने पहले ही मैराथन क्लास में बता दिया, सामाजिक यहाँ पे वाइगोस्की से, याद रखिएगा वाइगोस्की हमारा राइट आंसर होगा। सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया से बालक क्या करते हैं, सीखते हैं, यानी समाज में रहकर बालक किस प्रकार से सीखते हैं, अपने बड़ों से, अपने परिवेश से। तो ये किसने कहा, ये तो वाइगोस्की ने कहा है। जिन पियाजे नहीं होंगे, स्किनर नहीं होंगे, थॉमसन नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और स्कोर और लाइक कर दीजिए भाई साहब, सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं उतने लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले, जो भाई बहन नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, पहले आप लोगों को उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, फिर प्रश्न रखे जाएंगे, ताकि आप लोगों की जो प्रश्न समझने की क्रिया है वो बरकरार रखे। चाहे तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पे स्किनर के भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। स्किनर ने भाषा प्रक्रिया सीखने पे सर्वाधिक बल किस पे दिया, अंतःक्रिया पे, अनुकरण पे, भाषा अर्जन की क्षमता पे, रचनात्मक पे। तो सातवें का राइट आंसर क्या होगा, देखिए स्किनर ने, याद रखिएगा स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पे दिया, यहाँ पे अंतःक्रिया पे दिया, अनुकरण पे दिया, और ये भाषा अर्जन पे दिया, और रचनात्मक। देखिए यहाँ पे भाषा अर्जन जो है, याद रखिएगा नाम चोम्स्की महोदय से जाएगा। नाम चोम्स्की महोदय ने दिया था कि भाषा अर्जन जो है जन्मजात है, ये नाम चोम्स्की ने। अनुकरण का सिद्धांत हमारा राइट आंसर होगा जी, स्किनर ने यहाँ पे अनुकरण का सिद्धांत दिया था। और वाइगोस्की ने यहाँ पे क्या दिया था, अंतःक्रिया से ऊपर ही प्रश्नों को सॉल्व किया। अनुकरण से यहाँ पे स्किनर ने दिया है, और भाषा अर्जन से यहाँ पे नाम चोम्स्की ने दिया है। रचनात्मक कार्य स्किनर ने दिया है कि बालक किस प्रकार से सीख रहे हैं। इन सभी से देखिए यहाँ पे वाइगोस्की होंगी, यहाँ पे स्किनर होंगे, और यहाँ पे देखिए भाषा अर्जन चोम्स्की महोदय होंगे, और यहाँ पे रचनात्मक स्किनर होंगे। यहाँ पे जिन पियाजे होंगे। तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। यहाँ पे राइट आंसर दूसरे पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है हमारा, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों की भाषाई क्षमता की आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। भाषा के यहाँ पे भाषाई क्षमता यानी बालकों के भाषाई क्षमता का आकलन, आकलन का मतलब ये है कि उनका किस प्रकार से विकास हो रहा है उसका आकलन करते हैं आप। जब आकलन का मतलब ये है कि उनका अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से सहायता होता है, सहायक होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों के परस्पर अनौपचारिक बातचीत पे, और यहाँ पे देखिए दूसरा बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत पे, और तीसरा बच्चों और शिक्षक के परस्पर औपचारिक बातचीत से, और चौथा यहाँ पे देखिए बात कर रहा है बच्चों का शिक्षक द्वारा यहाँ पे प्रदत्त अभ्यास कार्य। प्रदत्त मतलब ये है कि गृह कार्य से है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग फंसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषा क्षमता की बात किया है, आकलन करने की बात किया है। आकलन का मतलब ये है कि आप अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फंसने वाले हैं दो प्रश्नों में। पहला तो यहाँ पे देखिए तीसरे पे फंसने वाले हैं, और पहला यहाँ पे पहले पे फंसने वाले हैं। तो यहाँ पे आठवें का राइट आंसर क्या होगा, कि यहाँ पे देखिए बात किया है परस्पर और औपचारिक। औपचारिक का मतलब ये है कि आप उनके साथ हैं, और आकलन करने की बात कर रहा है तो साथ हैं, या फिर यहाँ पे बातचीत। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए कि आठवें का आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका आठवें का आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि आकलन करते हैं। आकलन का मतलब ये है कि बालक कार्य कर रहे हैं और आप पीछे से उसका आकलन कर रहे हैं, यानी बाद अध्ययन कर रहे हैं। तो अध्ययन में ये पता करना होता है हमें, अवलोकन करना होता है, अध्ययन करना होता है आकलन में, कि बालक की कठिनाई क्या है, सोचते क्या हैं। अनौपचारिक का मतलब ये तार्किक चिंतन से संबंधित है कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं,
परस्पर सोचते हैं, तो बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत यानी आपस में किस प्रकार से बात कर रहे हैं, उनकी भाषा विकास कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए परस्पर औपचारिक, औपचारिक का मतलब ये है कि आप उनके साथ हैं और यहाँ पे आप उनके पीछे से अध्ययन कर रहे हैं। जबकि आकलन की बात किया है तो अध्ययन हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, तीसरा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। देखिए बहुभाषिकता आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए पहला करा है कि एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, और यहाँ पे देखिए दूसरा बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, और तीसरा तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, और यहाँ पे चौथा करा है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखिए यहाँ पे बहुभाषिकता से सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए आप 2 प्रश्न पे यहाँ पे फंसेंगे, यहाँ पे तीसरे पे और चौथे पे फंसेंगे। यहाँ पे देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यह महक जो होती है बालक कुछ भी बता सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किया है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता में क्या होती है, सबकी क्या होती है, बालक अलग अलग जगहों से आते हैं तो उनकी अलग अलग भाषा भी होती है, उनकी अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं। तो यहाँ पे बहुभाषिकता से तात्पर्य है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से पहले आप कमेंट कर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो देखिए इसका 9वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा चौथे पे। क्योंकि यहाँ पे आप अगर बालकों को कहेंगे, देखिए यहाँ पे तो सभी बालक जानते हैं कि घर में खाना बनता तो खाना का स्वाद एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे देखिए बात करेंगे चौथे पे, क्योंकि फूलों को नाम अपने भाषा में लिखिए। तो बालक क्या करेगा, चिंतन करेगा, तर्क करेगा, विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा, तो अपने अपने वाक्यों में लिखेगा। जो बालक जैसा फूल देखा रहेगा, याद रखिएगा, जैसा फूल देखा रहेगा वैसा ही क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ पे उसकी चिंतन कौशल भी का विकास हो रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, तीसरा हमारा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं कितने लोगों का ये सही होता है अब तक का। इस कहानी में पहाड़ी, यहाँ पे पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सूचक लिखो। यह अभ्यास किस प्रश्न की यानी किसका उदाहरण है। मतलब ये है कि यहाँ पे इस कहानी में कोई कहानी बालकों को समझ प्रस्तुत की गई है और उसमें पहाड़ी शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी शब्दों को सोचकर, यहाँ पे शब्दों को सोचकर अपने शब्दों में अभ्यास के माध्यम से लिखना है। ये किसका उदाहरण है, देखिए ये संदर्भ की व्याकरण, दूसरा शब्द भंडारण की में रचना विकास, और यहाँ पे तीसरा करा है शब्दकोश में विकास, और चौथा करा है कि पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो इसका 10वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहाड़ी शब्द पढ़ाया गया है जो कि संदर्भ है, याद रखिएगा। अब उसके बारे में क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी को सोचकर लिखने की बात कराएं, जो कि व्याकरण के आधार पे आप शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर ये पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए शब्द भंडारण का क्या होता है कि आप उसमें ग्रहण कराने की बात कर रहे हैं, केवल वो क्या कर रहा है, उसे अपने तरफ ग्रहण कर, लेकिन आप प्रयोग करने की, उपयोग करने की, सोचकर लिखने की बात कर रहे हैं। शब्द यहाँ पे शब्दकोश का विकास कैसे हो सकता है, शब्दकोश का यहाँ पे भंडारण से हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों, यहाँ पे शब्दों से परिचय, पर्यायवाची शब्दों से नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा संदर्भ। संदर्भ मिस होता है व्याख्या करना। आप क्या करेंगे, अपने शब्दों में रखने का प्रयास करेंगे, और व्याकरण का मतलब शुद्ध तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आपका यहाँ पे शब्द भंडारण विकास नहीं होगा, शब्दकोश विकास नहीं होगा, पर शब्द यहाँ पे पर्यायवाची नहीं होगा। पर्यायवाची का मतलब होता है एक क्या करेंगे, अपने शब्दों में क्या करेंगे, रखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे देखिए संदर्भ में व्याख्या, यहाँ पे देखिए 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।